सर लैपटॉप पे करने प्रोग्राम। नहीं, मैं भी करके दिखा रहा हूँ सिर्फ तुम लोगों को प्रोग्राम्स ना। ठीक है। ओके। हाँ, फिर मैं इनका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, तुम लोगों को कॉपी कर फिर लेना, ठीक नोट है। तो करना है। कॉपी कर लेना, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ठीक है। चलो देखो। तो लाइक हमने लास्ट क्लास में ये बात समझी थी कि हम किस तरीके से रीडिंग और राइटिंग के हमने फंक्शंस देखे थे, है ना। तो अब उसी चीज का हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि किस तरीके से हम रिकॉर्ड को राइट कर सकते हैं और किस तरीके से हम रिकॉर्ड को रीड करेंगे। ठीक है, देखो चलो। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्टूडेंट की मतलब मैं एक फंक्शन बना रहा हूं जिसमें हम स्टूडेंट के रिकॉर्ड को इनपुट करेंगे और उस रिकॉर्ड को हम फाइल पे राइट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से द नेम ऑफ द फंक्शन इज स्टड डिटेल्स। इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। अब यहां पे सबसे पहले विल ओपन द फाइल। तो फाइल को ओपन करने का वी हैव अ फंक्शन दैट इज फाइल इज इक्वल टू ओपन एंड देन विल पास द नेम ऑफ द फाइल। तो लेट्स से नेम ऑफ द फाइल इज स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी। हम टेक्स्ट फाइल पे काम कर रहे हैं अभी फिलहाल। देन पुट कॉमा। अब इसमें हम क्या बताएंगे, हम फाइल मोड बताएंगे, ठीक है। पहला आर्ग्यूमेंट आपका होगा फाइल का नेम और सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा फाइल मोड। तो जैसे कि हम राइटिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो अभी मैंने W ले लिया है फिलहाल, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा हमने फाइल ओपन कर दी है। तो मैंने आपको बताया था ये ओपन क्या फंक्शन क्या करता है, ये इस स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी का हमें रेफरेंस पास करेगा जिसको हम फाइल हैंडलर या फाइल ऑब्जेक्ट और यू कैन से फाइल रेफरेंस कह सकते हैं इस चीज को। और वो रेफरेंस या वो ऑब्जेक्ट हमें किस वेरिएबल में रिसीव होगा, इस फाइल वेरिएबल में रिसीव होगा, ठीक है। अब जो भी फर्दर ऑपरेशंस होंगे इस फाइल पे स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी पे, वो सारे ऑपरेशन हम इस फाइल वेरिएबल के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं ये हम कह देते हैं कि फाइल इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है या हम कह सकते हैं फाइल हैंडलर है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप होगा क्योंकि हमें राइटिंग परफॉर्म करनी है, अपनी फाइल में कुछ डॉक्यूमेंट फीड करना है, तो हम कुछ इनपुटिंग परफॉर्म करते हैं। तो इनपुटिंग के लिए मैंने पहले रोल नंबर ले लिया, ठीक है। हम सब चीज इंटीजर स्ट्रिंग टाइप में ले रहे हैं। तो एंटर रोल नंबर, फिर हमने नेम ले लिया तो n इक्वल्स टू इनपुट एंटर नेम। देन नेम के बाद लेट्स से क्लास ले लेते हैं, c इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर क्लास। ठीक है, और एक और चीज ले लेते हैं, लेट्स से मार्क्स, m इक्वल्स टू इनपुट एंटर मार्क्स, ठीक है। ये चार चीजें हमने इनपुट करा दी है। अब इन चार चीजों को इनपुट कराने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें इनको एक, क्योंकि मैंने हम जब भी डेटा राइट करते हैं तो हमें पता है कि हमें एक फंक्शन को यूज करना है दैट इज राइट फंक्शन। और इस राइट फंक्शन में वी कैन पास ओनली वन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो वन आर्ग्यूमेंट का मतलब यह है कि हम सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल पास कर सकते हैं। अब मुझे राइट तो ये चार वेरिएबल कराने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक रिकॉर्ड वेरिएबल ले लेते हैं, वो नेम कुछ भी हो सकता है, मैं मीनिंगफुल नेम यूज कर रहा हूं। और हम इन चारों वेरिएबल को कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं, ठीक है ना। कॉन्कैटिनेट मतलब क्या हो गया, उन सबको हमने क्लब कर लिया एक साथ। तो दैट इज आर प्लस, ठीक है। इनमें एक काम करते हैं, एक स्पेस दे या कोलन लगा देते हैं इनमें हम, ठीक है। प्लस एन, देन अगेन प्लस कोलन प्लस सी आ जाएगा, देन सी के बाद कोलन अगेन, और कोलन के बाद आ जाएगा एम। और एक लास्ट में हम एम के बाद क्या करेंगे, स्लैश एन और लगा देंगे, ठीक है। स्लैश एन इसलिए सो दैट हमारा कर्सर मतलब जो रिकॉर्ड है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, ठीक है। ठीक है,
तो ये हमने कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म कर दिया। अब हमें क्या काम करना होगा, नाउ विल राइट दिस रिकॉर्ड इनटू आवर फाइल। तो मैंने आपको बताया था कि फाइल इस स्टूडेंट डॉट टी को मैं अब किससे रेफर करूंगा, इस फाइल वेरिएबल से। तो विल राइट फाइल डॉट क्या लिखेंगे हम, राइट, ठीक है, और राइट में हम रिकॉर्ड वेरिएबल को पास कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा राइटिंग, बस ये लाइन हमारा इस रिकॉर्ड को क्या करेगी, फाइल पे राइट कर देगी। अब इसके बाद फाइल को हम क्लोज करेंगे, तो फाइल को क्लोज कर दिया, नाउ दैट्स इट, ठीक है ना। या एक मैसेज दे देते हैं यहाँ पे हम, प्रिंट रिकॉर्ड सेव्ड, ठीक है, और फाइल को हमने क्लोज कर दिया। अब हम क्या करना चाहते, क्योंकि एक फंक्शन है, इसको मुझे कॉल करना होगा, तो मैं एक लूप लगा देता हूं, फॉर आई इन रेंज। लूप को 3 टाइम्स ला लेते हैं, मतलब कि मैं 3 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को फीड करना चाह रहा हूं, और 3 टाइम्स हमने इस लूप के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक है। बताइए समझ गए बात, इतनी क्लियर, दिस मच। तो रन करते हैं फाइल को, F5, ओके, इसको सेव कर लेते हैं फाइल को। ठीक है, तो इसको नेम दे देते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड राइटिंग, ठीक है। तो रोल नंबर 1, देन नेम राहुल, क्लास 12th, मार्क्स 77, रिकॉर्ड सेव्ड। अगेन देखो फिर से फंक्शन कॉल हुआ, समझ रहे हैं ना कैसे चल रहा है ये। वापस फंक्शन कॉल जब कंप्लीट हो जाएगा, इसने रिकॉर्ड सेव को किया, उसके बाद वापस हम कहाँ पे आएंगे, हम वापस अपनी कॉलिंग स्टेटमेंट पे आएंगे। उसके बाद फिर से लूप चलेगा, और लूप अगेन चलने का मतलब वो फिर से फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। अब अगेन टू रोल नंबर, नेम लेट्स से अमित, ठीक है, क्लास 12th, मार्क्स 90। अगेन देखो थर्ड टाइम लूप चल रहा है, तो फंक्शन अगेन कॉल हो गया। रोल नंबर 3, नेम अभी, क्लास 12th, मार्क्स 55। अब ये प्रोग्राम हमारा एंड हो गया है, ठीक है। अब हम सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि क्या ये हमारा रिकॉर्ड सेव हुआ भी है या नहीं, क्योंकि हम जानते हैं एज सुन एज आई क्लोज दिस आउटपुट विंडो, हम जानते हैं ये सारा रिकॉर्ड मेमोरी से फ्लश आउट हो जाता है। इवन जैसी प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, जो भी वेरिएबल्स ये क्रिएट हुए थे मेमोरी में, ये सब वेरिएबल्स मेमोरी से रिलीज हो जाते हैं, है ना। तो अब हमने क्योंकि डेटा को सेव किया है, तो हम अपने एक बार लोकेशन पे जाके हम इस चीज को चेक करते हैं। तो ये किस लोकेशन में फाइल बनी होगी, जहां पे आपने अपनी फाइल को सेव किया है उसी लोकेशन में ये फाइल होगी। पाइथन फोल्डर में प्रोग्राम 2324 फाइल हैंडलिंग, ये देखिए आपने नोटिस किया होगा मैंने सिर्फ एक फाइल सेव करी थी। अब देखिए स्टूडेंट फाइल एक और बन गई है, इट्स नोटपैड फाइल। अगर आप इसका यहाँ पे टाइप देखेंगे तो ये टाइप क्या दिखा रहा है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ना। डबल क्लिक करके आप इसको ओपन करेंगे तो ये नोटपैड में ओपन हो जाएगी फाइल। और ये क्या हुआ, ये आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक रिकॉर्ड आ रहा है हमारे पास, ठीक है। बाकी के जो हमने 1 और 2 रिकॉर्ड एंटर करे थे वो तो आए ही नहीं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। चलो देखो, इस चीज को समझने के लिए पहले अभी एक काम और करते हैं, फिर हम इस चीज को समझेंगे। मैंने क्या किया, एक काम ये करता हूं, मैं इस लूप को अभी फिलहाल यहां से हटा देते हैं, हम कमेंट बना दिया मैंने। मैं एक बार और फंक्शन को कॉल करता हूं, ठीक है। अब मैं फिर से फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, सिर्फ एक बार, क्योंकि लूप से बाहर है अभी ये स्टेटमेंट, तो ध्यान दीजिएगा जरा। फिर से प्रोग्राम चला, मैंने रोल नंबर, अब मुझे पता है कि ऑलरेडी मैं 3 रिकॉर्ड सेव कर चुका हूं, है ना। बट जिसमें अभी हमने आउटपुट में देखा था कि फाइल में सिर्फ थर्ड रिकॉर्ड आ रहा था, है ना। अब मैंने फोर्थ रिकॉर्ड को इनपुट किया, रोल नंबर 4, नेम लेट्स से दीपक, क्लास 12th, मार्क्स 99, रिकॉर्ड सेव, प्रोग्राम एंड। फिर से आप लोकेशन को ओपन करें, इस फाइल को मैं पहले क्लोज कर देता हूं, और लोकेशन पे जाके हम, ये रही हमारी फाइल, रिफ्रेश कर दो एक बार। अब देखो इसमें से फिर से वो जो थर्ड रिकॉर्ड था वो हट गया, अब ये फोर्थ रिकॉर्ड आ गया, मतलब जो मैंने अभी इनपुटिंग करी है वो रिकॉर्ड आ गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये, ठीक है ना, ऐसा
ये क्यों हुआ है बताइए। चलो एक काम ये करो, मैंने देखो अपेंड ये सॉरी फाइल मोड में आपको W और A दो मोड बताए थे। W के बारे में मैंने लिखवाया था क्या, स्टेटमेंट लिखाई थी कुछ? नहीं सर, लेकिन आपने बताया था W सिर्फ राइट के लिए होगा और अपेंड जो होगा वो पुरानी इंफॉर्मेशन में नई इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए होगा। अच्छा, तो और इसमें हमने राइट किया है। मैंने इसमें W लगाया है ना। देखो मैंने और भी कुछ लिखाया था, आई थिंक मैंने ऐसा कुछ भी लिखाया था कि अगर W मोड क्या करता है, देखो सुनो ये क्यों हो रहा है ऐसा, हर्ष ध्यान दो। W मोड हर बार क्या करता है, जब जितनी बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, मतलब ओपन फंक्शन वाली, उतनी बार ये स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी फाइल को रिक्रिएट करेगा। ये चीज नहीं देखेगा कि अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो ये उस फाइल को ओपन नहीं करेगा। इट एवरी टाइम इट विल रिक्रिएट दिस स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी फाइल। दैट्स वाई जो भी हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड था वो कुछ भी हमें नहीं मिल रहा है फाइल में, और जो एट लास्ट में रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूं सिर्फ वही आ रहा है। क्योंकि हुआ ये था कि जब मैंने 3 टाइम्स लूप चला था, जब फर्स्ट टाइम लूप चला तो मैंने राहुल की डिटेल इनपुट करी थी, वो डिटेल गई फाइल में, वो एक्चुअल सेव हुई है। बट जब हमने फिर से लूप पे वापस आए और जब लूप ने फिर से सेकेंड टाइम फंक्शन को कॉल किया तो अगेन ये स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी फाइल रिक्रिएट हुई। और इस रिक्रिएशन ने क्या किया, उस राहुल वाले रिकॉर्ड को, क्योंकि जब रिक्रिएट हुई तो जो भी ऑलरेडी रिकॉर्ड स्टोर्ड होगा वो सब हट जाएगा, इरेज हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि नई फाइल फिर से बन रही है ना। हर्ष आ रहा है ना समझ में? ठीक है ना। फिर जितनी बार मतलब मैं इस फाइल को ओपन कर रहा हूं उतने टाइम ये क्या कर रहा है, ये हमारी उस रिकॉर्ड को सब डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। ठीक है, इस वजह से ये ऐसा कर रहा है। तो इसी का ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, देखो दो तरीके हैं, बट बेस्ट वे ये है कि अगर आप ऐसा फाइल बनाना चाहते हैं कि जिसमें आप अपने रिकॉर्ड को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं फॉर फ्यूचर यूज, तो आप एक काम ये करें, इसको W से इसका मोड A कर दें। अब A मोड क्या करता है, ये चेक करेगा कि इफ द फाइल इज नॉट इन द लोकेशन और इफ द फाइल इज नॉट क्रिएटेड yet, तो इट विल क्रिएट द फाइल। ठीक है, एंड इफ द फाइल इज अवेलेबल एट द गिवन लोकेशन तो इट विल ओपन दैट क्रिएटेड फाइल। ठीक है ना, वो उसी फाइल को क्या करेगा, ओपन करेगा। गॉट इट, समझ गए बात? तो अब देखिए मैं रन करता हूं फिर से प्रोग्राम को। हम जैसे कि जानते हैं इसमें एक रिकॉर्ड ऑलरेडी हमें दिख रहा है दीपक के नाम का। मैं इसको फिर से रन कर रहा हूं, फंक्शन एक बार कॉल कर रहे हैं, लूप के बाहर है, रन करते हैं। अब रिकॉर्ड मैंने फिर से 5 इनपुट किया, नेम यश, क्लास 12th, मार्क्स 95 96, रिकॉर्ड सेव्ड। अब जरा फिर से आप लोकेशन पे आ जाएं और फाइल को ओपन करें। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लें फाइल लोकेशन को और ओपन। तो देखिए अब आप देख रहे हैं 4th भी रिकॉर्ड आ रहा है और 5th भी रिकॉर्ड आ रहा है। तो इस बार फाइल को, जो ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल थी उसी को ओपन किया गया है और उसी में रिकॉर्ड को आगे इंसर्ट किया। ठीक है, समझ गए बात? तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ अपेंड। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हम रीड लाइंस का यूज देखते हैं कि रीड लाइंस को हम कैसे यूज करते हैं। सॉरी, राइट लाइन, सॉरी, तो ये हो गया हमारा राइट लाइंस। देखिए राइट लाइंस में सबसे पहली चीज हम पास करते हैं लिस्ट को। ठीक है, लिस्ट या टपल। तो दैट मीन्स कि मुझे ये जो मेरा रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड वेरिएबल हमारा लिस्ट टाइप का होना चाहिए। ठीक है ना। अब लिस्ट टाइप का हम इसको मतलब कि मुझे ये सारी वैल्यूज एज अ लिस्ट इसमें इंसर्ट करनी है। तो कैसे मैं लिखूंगा, बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट R कॉमा N कॉमा C कॉमा M, ये एज अ लिस्ट फॉर्म में इसमें चला गया। ठीक है,
इस फाइल का नेम हम चेंज कर देते हैं, student2.txt बना दिया है मैंने। रिकॉर्ड वेरिएबल को लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इसका टाइप मतलब यहाँ पे हम राइट लाइंस लिख देते हैं, ठीक है ना। और अब मैं इसको रन करता हूं फिर से। लूप यहां से फिलहाल अभी हम हटा देते हैं, ठीक है। तो रन करिए। ओके, रोल नंबर 1, खुशी, क्लास 12th, मार्क्स 66, सेव्ड, ठीक है। एक बार फिर से रन करते हैं प्रोग्राम को। टू रोल नंबर, नेम हर्ष, क्लास 12th, मार्क्स 99, ठीक है। अब जरा एक बार लोकेशन पे आके चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा रिकॉर्ड आ गया है। अब आप कुछ डिफरेंस देख रहे हैं, क्योंकि देखिए लिस्ट ने डायरेक्ट उस रिकॉर्ड को स्टोर कर दिया, तो लिस्ट फॉर्म में नहीं रिकॉर्ड सेव होगा। पहली चीज, वो उसके लिस्ट के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको राइट करेगा, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे कोई भी /n वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया है, तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हमारा सेम लाइन पे ही स्टोर हो रहा है, ठीक है। रिकॉर्ड हमारा सेम लाइन पे ही स्टोर हो रहा है, ठीक है। अगर आप इस चीज को ठीक करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। या जैसे कि मैं क्या करना चाहता हूं, देखो एक और चीज पहले हम इसमें करते हैं। सपोज मैंने ये कहा, लेट्स से मैं यहां पे लूप लगा देता हूं। देखो मैंने थोड़े यहां पे चेंजेस कर रहा हूं मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज 3। तो मतलब ये चीज मैंने 3 स्टूडेंट्स के लिए एक चीज कर दिया हमने, है ना। देखो होगा क्या कि ये 3 बार इनपुटिंग होगी, रोल नंबर भी, नेम भी, और क्लास एंड मार्क्स। उसके बाद हमने क्या किया, एक मिनट, इन रिकॉर्ड्स को हम एज अ स्ट्रिंग में ले लेते हैं पहले। str इज इक्वल्स टू, st ले लिया मैंने वेरिएबल, r प्लस कोलन प्लस n प्लस कोलन प्लस c प्लस कोलन प्लस m, है ना। और इसमें एक हमने /n को और कॉन्कैटिनेट कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे हमने एक रिकॉर्ड वेरिएबल लिया, इसको मैंने लिस्ट टाइप कर लिया, और मैंने अब एक एक करके आई एम जस्ट अपेंडिंग द रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड डॉट अपेंड, अपेंड इज अ फंक्शन, ठीक है, लिस्ट का फंक्शन है। और ये क्या करेगा, एक एक करके लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करता चला जाएगा, ठीक है ना। और हमने st पास कर दिया, ठीक है। और हमने फिर राइट लाइंस को राइट कर दिया, रिकॉर्ड को मतलब। अब देखिए होगा क्या, अभी तक ये हो रहा था कि हम एक एक करके रिकॉर्ड को फाइल पे राइट कर रहे थे। अब आपने नोट किया कि मैंने करा क्या है, मैंने पहले एक बार जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो हमने पहले स्टूडेंट की ये 4 डिटेल इनपुट करी। ये 4 डिटेल इनपुट करने के बाद उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद उस स्ट्रिंग को हमने इस रिकॉर्ड लिस्ट में अपेंड कर दिया। तो दैट मीन्स जो पहला रिकॉर्ड होगा वो इस रिकॉर्ड लिस्ट का पहला एलिमेंट बन जाएगा। दिस मच क्लियर, ठीक है। जब सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो फिर से ये चारों चीजें इनपुट होंगी, री इनपुट होंगी, और फिर से ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट, मतलब इस st वेरिएबल में कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा, ठीक है, पूरा रिकॉर्ड का, सेकेंड रिकॉर्ड का। अब उस सेकेंड रिकॉर्ड को फिर से मैंने क्या किया, अपेंड कर दिया, किसमें, इस रिकॉर्ड लिस्ट में। तो मतलब कि ये सेकेंड रिकॉर्ड भी मेरा इस रिकॉर्ड लिस्ट में अपेंड हो चुका है। राशि आ रहा है ना समझ में? ठीक है। फिर जब थर्ड टाइम लूप चलेगा, अगेन थर्ड रिकॉर्ड भी मेरा उस लिस्ट में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, देखो मैं तुम्हें प्रिंट करा के यहाँ पे इवन दिखा देता हूँ। एक चीज मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट रिकॉर्ड, ठीक है। एक काम ये करते हैं कि अभी हम ये मैं इसको कमेंट बना दे रहा हूँ, मैं अभी राइटिंग नहीं परफॉर्म कर रहा हूँ, सिंपल हम, मैं प्रोग्राम को रन करके एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को। सपोज ए, नेम सपोज राहुल,
class 12th, marks 33, roll number 2, name Govind, class 12th, marks 77, roll number 3, name Yogesh, ठीक है, class 12th, marks 99. देखो जरा क्या आ रहा है, ये देख रहे हो मेरा रिकॉर्ड वेरिएबल को जो मैंने प्रिंट किया है. देखो पहला रिकॉर्ड ये था ना, दिस इज द फर्स्ट रिकॉर्ड 1 राहुल 1233. ये देखो कॉन्कैटिनेट, ये मेरी पूरी जो एसटी बनी थी, ये पहला एक रिकॉर्ड बन गया उस लिस्ट का. ठीक है, फिर देखो सेकंड रिकॉर्ड मेरा आया गोविंद और 2 गोविंद 1277. ये देखो ये सेकंड रिकॉर्ड आ गया मेरा. ठीक है, फिर ये हमारा थर्ड रिकॉर्ड आ गया. तो ये पूरा रिकॉर्ड मेरे किस फॉर्म में है, लिस्ट की फॉर्म में है. क्लियर, कोई डाउट? श्रेया क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखो क्या होगा. अब मैं सपोज इसको राइट करता हूं, तो इसको मैं कमेंट बना देता हूं प्रिंटिंग को. फिर से एक बार इनपुटिंग परफॉर्म करते हैं. तो दैट इज 1 राहुल क्लास 12 55, 2 गोविंद क्लास 12 मार्क्स 77, 3 योगेश क्लास 12 88. रिकॉर्ड सेव. ठीक है, अब जरा आप लोकेशन ओपन करिए और इसको रिफ्रेश करके डबल, ये देखिए आ गया हमारा रिकॉर्ड. अब ये गलती क्यों, ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से रिकॉर्ड ऊपर था और उसमें स्लैशन नहीं था, जो हमारा ऑलरेडी पहले का दो जो रिकॉर्ड सेव हो रखे थे. ठीक है ना. अब देखो ये जो मेरा राहुल से जो मैंने अभी इनपुटिंग करी है, देखो वो रिकॉर्ड सही आ रहा है. ठीक है ना, समझ गए बात? अब देखो कर्सर, आप एक चीज और नोट कर रहे हैं इस फाइल में, कर्सर मेरा कहां पे आ रहा है, कर्सर देखो ये 3 के नीचे आ रहा है. कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है आप लोगों को फाइल पे? तो क्यों आ रहा है नेक्स्ट लाइन पे, क्योंकि /n है. ठीक है ना, तो हम इस वाले रिकॉर्ड को डिलीट यहां से कर देते हैं. इसको सेव कर दिया फाइल को. तो अब मैं जो भी इनपुटिंग करूंगा वो सारी की सारी इनपुटिंग इससे फर्दर नीचे होगी. ठीक है, क्लियर है बात? गॉट इट? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम किस तरह से, ये तो मैं फाइल को बार बार ओपन करके रीड कर रहा हूं. अब हम अपने पाइथन प्रोग्राम के थ्रू ही इन रिकॉर्ड्स को रीड करेंगे. ठीक है, देखिए चलिए तो एक न्यू फाइल बना लेते हैं. सेव एज रीडिंग. सर मैं 5 मिनट में वीडियो ऑन करूँ तो 4% बैटरी है. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. रीडिंग स्टूडेंट 2. ठीक है, चलिए देखिए कैसे अब हम रीड करते हैं रिकॉर्ड को. तो डेफ, वही मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, रीडिंग डिटेल्स. ठीक है, अब ओपन करेंगे फाइल को. अब हम अगेन फाइल हैंडलर ले लेंगे. हमने फाइल ले लिया, इक्वल्स टू और ओपन. फाइल का नाम था हमारा student2.txt. अब किस मोड पे ओपन करना चाह रहे हैं हम, आर मोड पे, रीडिंग मोड पे. ठीक है, अब नाउ अब देखिए मैंने आपको एक सबसे सिंपल तरीका है कि मुझे अगर वन गो में पूरी फाइल को रीड करना है तो विल यूज द रीड फंक्शन. ठीक है, तो मैंने लिखा रिकॉर्ड इज इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड. फाइल डॉट रीड. ठीक है, ये क्या करेगा, वन गो में पूरे रिकॉर्ड को, पूरी फाइल को रीड कर लेगा और उसको स्ट्रिंग फॉर्म में इस रिकॉर्ड वेरिएबल में स्टोर करा देगा. ठीक है ना, तो मतलब आप ये बात ध्यान रखें कि रीड फंक्शन विल रिटर्न द रिकॉर्ड एज स्ट्रिंग. ठीक है, चाहे आपका इंटीजर फॉर्म में क्यों ना स्टोर्ड हो रखा हो, बट वो रिटर्न आपको एज अ स्ट्रिंग करेगा. अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड आ चुका है, बस अब हम क्या करेंगे, प्रिंट रिकॉर्ड कर दो. दैट्स इट, फाइल को क्लोज कर देंगे. ठीक है, और अब आप इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं, तो रीडिंग डिटेल्स. ठीक है, बस दैट्स इट, रन करते हैं. आ गया पूरा रिकॉर्ड.
ठीक है, तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड को रीड कर सकते हैं डायरेक्ट अपने रीड फंक्शन से। ठीक है, ठीक है, तो अब हम अपनी प्रोग्राम फाइल को रीड कर रहे हैं, जिसका नाम था स्टूडेंट रिकॉर्ड राइटिंग रीड लाइंस डॉट पी वाई। तो एक्सटेंशन पी वाई लिख देंगे आप। ठीक है, तो क्योंकि जो हमारी प्रोग्राम फाइल होती है ना पाइथन, वो भी एक आस्काई सिस्टम को मतलब यूनिकोड को सपोर्ट करती है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी टेक्स्ट फाइल में। मतलब जैसे एज अ टेक्स्ट फाइल यूज करते हैं वैसे ही हम इस डॉट पी वाई फाइल को भी यूज कर लेंगे। मतलब रीड फंक्शन से आप उसके कंटेंट को रीड कर सकते हैं, है ना। रीडिंग मोड मैंने आर ही लिख दिया है, और सिंपल आपने रिकॉर्ड इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड कर देना है और प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो मैं रन करता हूँ फाइल को, तो ये देखिए मेरा पूरा प्रोग्राम आ गया। समझ गए बात? ठीक है, तो हम अपने पूरे प्रोग्राम को भी इस तरीके से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब किसी एक अदर फाइल का प्रोग्राम में अपने पाइथन कोड में क्या कर रहे हैं, हम उसको रीड कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए बात? अच्छा, अब हम एक काम ये करते हैं, मैं पहले एक काम करता हूँ, इसी फाइल में एक चेंजेस कर लेते हैं। इसको एक दूसरे नाम से सेव कर देता हूँ मैं, सिंपल नेम ले लेते हैं, रिकॉर्ड या डमी फाइल, डमी डॉट टी एक्स टी के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, और ये इंडेंटेशन में हटा देता हूँ इसमें से। ओहो, ठीक है, ये हमारी फाइल है एक सिंपल। अब देखिए, अब मैं क्या कह रहा हूँ, जरा ध्यान से बात सुनिएगा। अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे कि ये हमारी एक फाइल है, इस फाइल में से हम उन सभी लाइन को मैं प्रिंट करना चाहता हूं। ठीक है, जो लाइंस ये चलो अच्छा, एक मिनट रुको, पहले पहले रीड लाइंस नहीं बताया ना मैंने, पहले एक मिनट रुको, पहले रीड लाइन देख लेते हैं फिर उस पर बात करते हैं। अच्छा, रीड फंक्शन हमने देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन से रीडिंग करते हैं हम रीड लाइन से। तो रीड लाइन से देखो कैसे रीडिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीड लाइन फंक्शन। ठीक है, अब देखो रीड लाइन से कैसे रीडिंग होगी। फाइल हम रिकॉर्ड वही ले लेते हैं, डमी डमी डॉट टी एक्स टी, और मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ रीड लाइन। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, सिंपल फाइल डॉट रीड लाइन प्रिंट रिकॉर्ड, और फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ रीड फंक्शन हटा के रीड लाइन लिख दिया है। अब ये कैसे रीड करता है ये वैसे मैं आपको बता चुका हूं, बट एक बार हम रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। बताइए क्या हुआ है ये। सिर्फ फर्स्ट लाइन रीड करी उसने। बिल्कुल, आपको अगर याद होगा मैंने जो डेफिनेशन आपको लिखाई थी उसमें ये लिखा था हमने कि जो रीड लाइन फंक्शन होता है ये एट अ टाइम एक लाइन को रीड करता है। ठीक है ना, एट अ टाइम ये वन लाइन को रीड करेगा। अगर मैं फिर से, मेरे को अगर सपोज सेकेंड लाइन को रीड कराना है, तो दैट मीन्स मुझे फिर से ये बात लिखनी पड़ेगी। तो ये सेकेंड लाइन को रीड करके, क्योंकि फाइल पॉइंटर क्या करेगा, इसने फाइल पॉइंटर ने पहले फर्स्ट लाइन को रीड किया। आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट लाइन, इट द फाइल पॉइंटर इज शिफ्टेड टू द सेकेंड लाइन, एंड देन अगेन फ्रॉम दिस लाइन इट विल रीड द सेकेंड लाइन ऑफ द फाइल। और सेकेंड लाइन को रीड करके इट द रिकॉर्ड और दैट सेकेंड लाइन इज रिट्रीव्ड इन दिस रिकॉर्ड वेरिएबल, और फिर उस रिकॉर्ड वेरिएबल को हम फिर से क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ये हमने प्रिंट कर दिया। रन करते हैं तो इस बार देखो दो लाइंस आएंगी, ये लाइन आ गई और एक ये लाइन ये आ गई। अब ये बताओ मुझे, ये एक स्पेस क्यों आ रहा है वहां पे? अगर आप टेक्स्ट फाइल को देखेंगे तो वहां पे स्पेस नहीं था, ये एक एक्स्ट्रा स्पेस क्यों दे रहा है?
तो ये एक्स्ट्रा स्पेस दे रहा है, क्योंकि देखिए एक एक स्लैश एन तो रीड करते समय मिल रहा होगा, क्योंकि अगर आप फाइल को ओपन करके देखेंगे, ये हमारी फाइल ओपन हो रखी थी आई थिंक यहाँ पे, हाँ ये रही। तो देखो ये एक फाइल को इसने रिकॉर्ड को रीड किया, इस फाइल में स्लैश एन बी है, तो मैं एंटर मार के नीचे ही तो आया था, तभी तो ये फाइल वाली जो लाइन है नेक्स्ट लाइन पे कैसे आई, क्योंकि मैंने यहां पे इस ब्रेसेस के बाद एंटर हिट किया है। तो जो रीड या रीड लाइंस जो फंक्शन होता है वो स्लैश एन को भी रीड करता है फाइल से, ठीक है। तो उसने स्लैश एन को रीड किया, और रीड करने के बाद जब हम अपने आउटपुट कंसोल में इस लाइन को राइट कर रहे हैं, तो वो डेफ स्टर्ड डिटेल्स को प्रिंट करने के बाद, क्योंकि इस लाइन में स्लैश एन भी है, तो प्रिंट फंक्शन उस स्लैश एन को भी क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, मतलब उसका भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और उसका ऑपरेशन परफॉर्म होने का मतलब क्या है, शिफ्ट द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। तो हुआ क्या, आउटपुट में ये प्रिंट करने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन पे यहां पे आ गया। अब उसको प्रिंट करना चाहिए था फाइल यहां से शुरू, बट फाइल यहां से शुरू क्यों नहीं हुआ हर्ष? ये जो फाइल वाली लाइन है ये यहां से क्यों नहीं शुरू हुई, सेकंड लाइन से? क्यों? क्योंकि दो स्लैशन आ गए, पहला स्लैशन तो लाइन का स्लैशन, और दूसरा स्लैशन प्रिंट का स्लैशन। भाई प्रिंट लाइन का भी तो स्लैशन होगा, ये जो प्रिंट है ये प्रिंट, समझे कि नहीं? अनुषा समझ रही है? श्रेया समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है ना, इस लाइन इसका खुद का भी तो स्लैशन होगा। वो क्या करेगा, फिर उसने जब कर्सर नेक्स्ट लाइन पे किया तो वो फिर से कर्सर को एक और बार स्लैशन करेगा। देखो अगर सपोज मैं इसके स्लैशन को ओवरराइड कर देता हूं, मैंने ये नल स्ट्रिंग पास कर दिया, अब देखो अब सही आएगा। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो समझ गए? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट ये बहुत क्लियर रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बात समझ गए कि जो रीड लाइन होता है वो एट अ टाइम एक लाइन को रीड करता है, ठीक है। तो इट मींस, हाँ क्या कह रहे हो? अब तो आपने दोनों स्लैशन को उठा दिया, तो अब तो मतलब एक ही लाइन में आना चाहिए था ना। अरे एक लाइन में क्यों आएगा, नेक्स्ट लाइन पे तो आएगा। एक 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 प्रिंट का मैंने ओवरराइड किया ना, जो रिकॉर्ड में स्लैश एन आ रहा है वो तो चल रहा है ना। हाँ ये सही है। लाइन का जो स्लैश एन है, इसका स्लैश एन, ये इस लाइन में भी तो स्लैश एन है, समझ रहे हो ना बात? मतलब ठीक है सर। एक्चुअली जो जो ये स्लैश एन होता है ना, दिस इज स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस क्या होते हैं हमारे, ये नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, क्या होते हैं स्लैश एन? नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर्स, ठीक है, दिखते नहीं है ये। तो इसमें स्लैश एन है, ये बात ध्यान रखें आप इस लाइन में, ठीक है। तो फिर हम कितनी लाइंस रीड करेंगे उतने स्लैश एन रीड होंगे। बिल्कुल। ओके। ठीक है, अच्छा चलिए, तो ये हमारा रीड लाइन हो गया। अच्छा मैं ये कह रहा था कि अगर सपोज मुझे रीड लाइन से इस पूरी फाइल को रीड करना है तो फिर मैं कैसे रीड करूं, क्योंकि भाई ये तो अब मैं बार बार थोड़ी ना ये लाइन ही लिखता रहूंगा, कि मेरे को क्या पता कितनी लाइंस हैं। चलो एक बार को यहाँ पे तो मैंने काउंट कर लिया, बट कोई एक ऐसी फाइल है जिसमें बहुत सारे लाइंस हैं। पैरेंथेसिस में उतने एन डाल देंगे, मतलब उतने नंबर ऑफ लाइंस। तो नहीं, पैरेंथेसिस में मतलब ये जो रीड लाइन के आगे पैरेंथेसिस है, नहीं, रीड लाइन रीड लाइंस कर देंगे। रीड लाइंस ठीक है, नहीं रीड लाइन से बताओ। सर फिर हम एन नंबर ऑफ लाइंस पढ़ने के लिए उसको बोल देंगे ना कि इतनी पढ़नी है। तो वही तो बात है, मैं कैसे पता लगाऊं ये बात कितनी लाइंस हैं? चलो अगर मैंने अभी एक काम करते हैं, कितनी लाइंस हैं यहाँ पे? 15 लाइंस हैं, 16 लाइंस हैं, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इनको कमेंट्स बनाता हूँ पहले, और मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया, ठीक है। रन करते हैं।
ये 16 कैरेक्टर रीड कर रहा है, ये भी 16 लाइन रीड नहीं करेगा ये उस लाइन के जो पहली लाइन है ना, अगर आप ऐसे पास करते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि जो उसने लाइन को रीड किया है उस लाइन के 16 कैरेक्टर रीड करो, उस लाइन के। सर आपने दिखाया था इट विल रीड n लाइंस। नहीं, उसको ठीक कर लेना, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इट विल रीड दी दैट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ द गिवन लाइन। हाँ, इट विल रीड दी n कैरेक्टर्स ऑफ द गिवन लाइन। सर फिर तो रीड लाइन से लिख देंगे फिर। हर्ष, एनी सॉल्यूशन? रीड लाइन से ही करना है मुझे। सर हर लाइन के एंड में कंट्रोल आएगा ना, वो सॉरी स्लैश एन। नहीं, उसका क्या यूज, उससे कैसे पता लग जाएगा मुझे? जितनी बार स्लैश एन आएंगे उतनी बार मतलब कर देंगे, ये कर सकते हैं। हम्म, हम्म, देखो, सिंपल सी बात है, पहली बात हम लूप चलाएंगे क्योंकि भाई मेरे को रिपीटिशन काम करना है ना। तो रिपीटिशन करने का मतलब क्या है, लूप चलाना। भाई ये लाइन में बार बार लिख रहा था, इस बात का मतलब क्या है, रिपीटिशन ही तो हुई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको लूप लगाएंगे। बट क्वेश्चन ये है कि लूप कितनी बार चलेगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना कितनी लाइंस हैं, हम तो ये बात मान के चल रहे हैं ना। तो मैंने क्या किया, यहां पे मैंने एक जो रिकॉर्ड वेरिएबल है इसको एक हमने एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी। ठीक है, अब मैंने लिखा वाइल रिकॉर्ड, सिर्फ वाइल रिकॉर्ड लिख दिया मैंने। ठीक, अच्छा इसको एक काम करते हैं, एक स्पेस दे देते हैं, क्योंकि स्पेस का मतलब एक वैल्यू हो गया ना। और मैंने इस लाइन को इस लूप के अंदर लिखा और इस प्रिंट लाइन को भी इस लूप के अंदर लिखा। ठीक है, और मैंने यहां पे एक बात लिखी, या एक काम ये करते हैं, इसको यहां से हटा के वाइल को मैंने कर दिया हमेशा के लिए ट्रू। ठीक है, और मैंने यहां पे लिखा कि इफ रिकॉर्ड एक मिनट जरा, जब रिकॉर्ड नहीं आएगा तो ये नॉट आ जाएगा यहाँ पे, नॉट ऑफ दिस। ठीक है, तो ये ब्रेक कर दो और अदरवाइज लूप को चला दो। ठीक है, एक मिनट जरा, आगे रिकॉर्ड पूरा। ठीक है, देखो क्या किया मैंने, सुनो बात। देखो मैंने एक लूप चलाया जिसको मैंने ट्रू कर दिया हमेशा के लिए। ठीक है, अब होता ये है, मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट फाइल में एक बात लिखाई थी कि टेक्स्ट फाइल के एंड पे एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसको बोलते हैं हम EOF कैरेक्टर, एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर। ठीक है, एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर। ये जो एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर होता है ये बेसिकली एक नन वैल्यू है, मतलब नथिंग इज देयर, नो वैल्यू। ठीक है, तो जब हमने एक एक करके इस लाइन को रीड किया, जब हमने एक एक करके लाइन को रीड किया, तो जब रिकॉर्ड आ रहा है इस रिकॉर्ड वेरिएबल में, तो आपको याद होगा, ये हमने 11th क्लास में भी बात करी थी कि जब हम इफ लगाते हैं और वेरिएबल में, देखो मैंने यहां पे कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर यूज नहीं किया है। आपने जब भी कोई भी इफ को देखा है तो इफ में रिलेशनल ऑपरेटर देखा होगा, और हम एक बात जानते हैं कि इफ ट्रू या फॉल्स पे इवैल्यूएट करता है, और जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो हमें ट्रू और फॉल्स रिजल्ट करते हैं। फिर उन्हीं के बेसिस पे, ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे इफ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है ना, सही बात है कि नहीं? दिस मच क्लियर? बट सर एक बार दोबारा से रिपीट कर दो। मैं ये बोल रहा हूं कि जो हमारा इफ स्टेटमेंट होती है
वो ट्रू और फॉल्स पे इवेल्युएशन परफॉर्म करता है। अगर स्टेटमेंट, इफ के स्टेटमेंट जो होती है, ये इफ की जो कंडीशन वाली जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक इवेल्युएट होगा, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स ब्लॉक इवेल्युएट होगा। अब ट्रू और फॉल्स कैसे आते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर यूज करके, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। अब आप यहां पे नोटिस करिए कि मैंने कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर नहीं लिखा है। तो हमने ये बात डिस्कस करी थी कि जो हमारे नॉन जीरोज वैल्यू होती हैं पाइथन में, नॉन जीरोज वैल्यू रिजल्ट ट्रू, नॉन जीरो वैल्यू रिजल्ट ट्रू। और अगर वैल्यू जीरो आ जाती है या नन आ जाती है तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है? फॉल्स को रिप्रेजेंट करती है। समझ गए हैं बात? वो किसको रिप्रेजेंट करती है? फॉल्स को। तो दैट मींस जितनी बार ये लाइन को रीड कर रहा होगा, इट मींस रिकॉर्ड आ गया। रिकॉर्ड आने का मतलब डेटा इज देयर, डेटा इज देयर। अगर रिकॉर्ड वेरिएबल में डेटा है तो वो कंडीशन को क्या रिप्रेजेंट करेगा? ट्रू रिप्रेजेंट करेगा। बट मैंने क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। नॉट क्या करेगा? उसको अपोजिट कर देगा, उस ट्रू को क्या बना देगा? फॉल्स बना देगा। समझ गए बात? और फॉल्स होने का मतलब क्या हो गया? कि एल्स पार्ट चलेगा, बट एल्स में मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो मतलब कि ये पार्ट, ये मतलब ये वाली स्टेटमेंट ना चल के कौन सी स्टेटमेंट चलेगी? ये स्टेटमेंट चलेगी। ठीक है, तो मतलब रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा। फिर से हम ऊपर जाएंगे, लूप क्योंकि ट्रू है, फिर हम नीचे आएंगे, फिर से रिकॉर्ड रीड करेगा। अगर रिकॉर्ड मिला तो ये स्टेटमेंट फॉल्स, मैं कहां पे आऊंगा? प्रिंट पे आऊंगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर हम ऊपर जाएंगे, अगेन लाइन रीड करेगा। अगर रिकॉर्ड में लाइन आई है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ठीक है, हम इस प्रिंट पे आएंगे, प्रिंट कर देगा। फिर ऊपर जाएगा, सपोज करो मैं लास्ट में पहुंच गया हूं। लास्ट में पहुंचने का मतलब क्या होता है? लास्ट में पहुंचने का मतलब ये होता है कि मेरे फाइल, जब लास्ट टाइम पे रिकॉर्ड रीड होगा तो लास्ट टाइम पे ये रिकॉर्ड रीड हुआ, और ये रिकॉर्ड रीड होते ही मेरा फाइल पॉइंटर कहां पे आ गया? इस, जहां पे इस समय पे है, ये यहां पे आ गया। अब यहां पे आने का मतलब क्या है? कि मेरा जो फाइल पॉइंटर है वो लास्ट में आ गया। अब जब लास्ट के बाद आप फिर से रीडिंग परफॉर्म करेंगे तो ये किसको रीड करेगा? ये रीड करेगा एंड ऑफ फाइल पॉइंटर को, मतलब कैरेक्टर को। जब एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर रीड होगा तो वो आप ये समझ लीजिए, क्योंकि एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर का कोई डेटा टाइप नहीं होता भाई। रिकॉर्ड, ये जो रीड लाइन फंक्शन है किस टाइप की वैल्यू दे रहा है? स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दे रहा है ना आपको, तो इसलिए तो वो ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो रही है। और जब ये एंड ऑफ फाइल वैल्यू देगा तो उसका कोई डेटा टाइप नहीं होगा, और उस डेटा टाइप का होने का मतलब क्या हो गया? यहां पे फॉल्स आना, और ये उस फॉल्स, ये नॉट उस फॉल्स को क्या बना देगा? ट्रू बना देगा। और जब ये उसको ट्रू बना देगा तो ब्रेक, और ब्रेक का मतलब क्या? लूप से बाहर आ जाओ, लूप से बाहर आ जाएंगे। समझ में आ गई बात? और लूप से बाहर आते ही प्रोग्राम एंड। तो यही काम मैंने किया है। ठीक है, समझ गए बात? मैं देखो एक बार और रन करके दिखाता हूं। ये देखो प्रोग्राम एंड हो गया, देख रहे हैं आप? ये करली ब्रेस, ये लेस देन लेस प्रॉम्प्ट आ गया, मतलब फिर से। अच्छा, अगर सपोज मैं यहां से ब्रेक हटा देता हूं तो क्या होता है? चलो ये भी बात देख लेते हैं। सपोज मैंने इफ और ब्रेक हटा दिया, अब तुम देख रहे हो प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो रहा है, प्रॉम्प्ट नहीं आया, देख रहे हो? ये अभी भी कंटिन्यूएशन में है प्रोग्राम, देखो प्रोग्राम चल रहा है अभी भी कंटिन्यूएशन में है, प्रोग्राम मेरा टर्मिनेट नहीं हुआ। तो मतलब कि लूप चल रहा है बार बार। बट प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अब उस रिकॉर्ड वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं आ रही है, रिकॉर्ड वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं आ रही है। ये देखो एक और चीज बताता हूं मैं तुम्हें, मैं रुको इसको। देखो मैं जब क्लोज कर रहा हूं इस विंडो को तो क्या बोल रहा है? योर प्रोग्राम इज स्टिल रनिंग, डू यू वांट टू किल इट? यस। सपोज मैं यहां पे एक सपोज मैंने प्रिंट, एक हमने ये लाइन दे दी। अब रन करो जरा इसको, देखो अब ये इनफाइनाइट टाइम्स तक आ रही है लाइंस, तो इसका मतलब लूप चल अभी कंटिन्यूएशन में है। समझ गए बात? ठीक है, देखो एक बार इफ वाले को मैं, ये इफ वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने लगाया ना, इसको मैं एक बार अलग से करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, अगर कंफ्यूजन हुआ है तो समझने के लिए। एक मिनट रुको जरा, एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देख लेते हैं फटाफट से। देखो अगर मैं लिखता हूं इफ
सपोज मैंने एक कांस्टेंट वैल्यू लिखी, मैंने लिखा सपोज 5 लिखा मैंने, ठीक है, कोलन प्रिंट मैंने लिखा ट्रू, ठीक है, और फिर मैंने यहां पे लिखा एल्स प्रिंट फॉल्स, ठीक है। तो रन करते हैं इसको, इफ विदाउट कंडीशन, क्या रहा है आउटपुट, ट्रू आ रहा है। समझ गए ना ट्रू क्यों आया, क्योंकि देखो ये 5 क्या है, ट्रू है। मैंने क्या बोला कि अगर इफ में कंडीशन में कोई भी नॉन जीरो वैल्यू है तो वो क्या रिजल्ट करेगा, ट्रू रिजल्ट करेगा। समझ गए बात, तो इसलिए उसने ट्रू बोला। अगर मैं यहां पे -5 दे देता हूं, रन करो, तो भी देखो ट्रू आ रहा है। अगर मैं यहां पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे देता हूं, ठीक है, अच्छा ये मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग दी है, कोई इसके अंदर वैल्यू नहीं है, इसलिए वो फॉल्स दिया है उसने, ठीक है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग इज आल्सो रिजल्ट फॉल्स, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता रहता हूं, कमेंट बना देते हैं कि हम यहां पे, तो दैट इज 5 रिजल्ट ट्रू, -5 रिजल्ट ट्रू, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग ये क्या है हमारी, ये हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग है, ये क्या रिजल्ट करता है, फॉल्स, ठीक है। अगर मैं कोई स्ट्रिंग, एक ये स्पेस दे दिया मैंने, ठीक है ना, तो ये क्या रिजल्ट करेगा, ये ट्रू रिजल्ट करेगा। अभी करके दिखा रहा हूं मैं, अगर मैं कोई वैल्यू पास कर देता हूं, हेलो लिख देता हूं, तो ये भी ट्रू रिजल्ट करेगा, ठीक है। देखो अगर मैंने यहां पे स्पेस दे दिया तो देखो ट्रू आ गया, ठीक है। अगर मैंने यहां पे कुछ लिख दिया, सपोज पाइथन लिख दिया, तो ये भी ट्रू रिजल्ट करेगा। अगर मैंने यहां पे सपोज कोई लिस्ट पास कर दी, देखो वो भी ट्रू है। बट अगर मैंने यहां पे 0 लिख दिया तो देखो वो फॉल्स है। समझ गए ना बात, तो मैंने आपको यही तो बोला है। अच्छा 0 की जगह अगर मैंने नन लिख दिया तो नन भी फॉल्स होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये बातें आप याद रखें, ठीक है। तो नन में क्या आया था, फॉल्स आया था, और 0 में भी फॉल्स आया था। तो समझ गए हमने कैसे यूज किया इसको, इस वाले लूप को, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसको रीड लाइंस से देखते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा तरीका हो गया कि अगर मेरे को रीड लाइन ही यूज करना है, सारे रिकॉर्ड को रीड करना है, तो उस केस में आपको लूप लगाना होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और लूप, क्योंकि हमें पता नहीं है कितनी लाइंस हैं, तो एक टर्मिनेटिंग पॉइंट आपको जरूर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, दिस इज आवर टर्मिनेटिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, रीड लाइन से, ये हमारा रीड लाइन्स आ गया। तो देखिए रीड लाइन से आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि आपको कोई ब्रेक वगैरह करने, मतलब लूप लगाने की जरूरत नहीं है, वन गो में पूरा रीड कर लेता है, ठीक है। तो रीड लाइंस लिख देंगे यहाँ पे, और मैं प्रिंट करता हूं रिकॉर्ड, ठीक है। तो जरा नोटिस करिएगा आउटपुट किस तरीके से आएगा। रन कर रहा हूं मैं फाइल को, देखिए कैसे आ रहा है ये रिकॉर्ड, जरा ध्यान से देखिएगा बहुत आउटपुट को। ये एक लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है, देख रहे हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग में, स्टार्टिंग में, और देखो एंड में भी देखो स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है। अब आप उसकी डेफिनेशन पढ़ो, रीड लाइंस में मैंने कहा था कि जो रिकॉर्ड हमें मिलता है वो लिस्ट की फॉर्म में मिलता है। अब एक और चीज नोटिस करो, हर लाइन, देखो ये मेरा एक रिकॉर्ड है, लाइन है, और इस लाइन में देखो क्या आ रहा है, /n आ रहा है, जो हमें वहां पे नहीं दिख रहा था। तो इट मींस देखो ये /n को भी क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। समझ गए ना बात, ठीक है। और तीसरी चीज, हर लाइन जो फाइल की लाइन है वो लिस्ट के एलिमेंट बन चुकी है। एवरी लाइन बिकम्स द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, ठीक है। बताइए हर्ष। जब हम एंटर प्रेस करते हैं प्रोग्राम बनाते हुए, वो अपने आप /n दे देता है। हाँ भाई, जो रीडर होता है ना, जो एडिटर है,
वो हमारे हर एक करेक्ट की स्ट्रोक को रीड कर रहा है, ठीक है, वो हमारे हर एक की स्ट्रोक को रीड कर रहा है। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, तो देखिए आप हर लाइन के एंड पे देखिए आप स्लैशन आपको, तो मतलब कि रीड जो फंक्शन होता है या जो रीड लाइंस होता है या जो रीड लाइन फंक्शन होता है ये स्लैशन को रीड करता है, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। और इसमें सारे एलिमेंट्स हमारे मतलब जो लाइंस हैं वो हमारे लिस्ट के क्या बन गए हैं, एलिमेंट्स बन गए हैं। अब इससे क्या एडवांटेज होगा, इससे ये एडवांटेज होगा कि मैं किसी भी फाइल को, किसी भी लाइन को अगर रीड करना चाहता हूं तो मैं बहुत आसानी से रीड कर सकता हूं। जैसे कि मैंने अभी तुमको एक प्रोग्राम कहा था करने के लिए, मैं क्या चाहता हूं, ये मेरी फाइल थी, मैं सिर्फ उन्हीं लाइंस को प्रिंट करना चाहता हूं जो लाइन एफ से शुरू हो रही हैं। I want to display only those lines which starts with letter F, जो लेटर F से शुरू हो रही हैं। अब देखो कैसे करेंगे उसका प्रोग्राम हम, तो क्या करेंगे हम सीधा इसी में रीडिंग F lines, those lines that starts with F, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे अब हम एक अपना लॉजिक बनाएंगे, एक लूप लगाया मैंने फॉर ए लाइन इन रिकॉर्ड, समझ गए मतलब। अच्छा ये प्रिंटिंग मैं नहीं करना चाहता हूं, इसको मैंने कमेंट या मैं इसको हटा ही देता हूं लाइन को। अब आप समझे लाइन का मतलब क्या हुआ कि रिकॉर्ड वेरिएबल में किस डेटा टाइप क्या है, टाइप ऑफ रिकॉर्ड इज लिस्ट, रिमेंबर दिस, क्योंकि रीड लाइंस है। अब इसने यहां पे मेरे को ये जो रिकॉर्ड वेरिएबल में जो डेटा टाइप है वो क्या है, लिस्ट टाइप है। अब जब भी आप लिस्ट पे लूप लगाते हैं, ठीक है राशि ध्यान से सुनना बात, जब भी हम लिस्ट पे लूप चलाते हैं तो जो लूप वेरिएबल है, लाइन इज अ लूप वेरिएबल, तो लूप वेरिएबल लिस्ट के हर एक एलिमेंट को रीड करेगा एक एक करके। तो दैट मींस फर्स्ट टाइम पे जब लूप चलेगा तो लाइन वेरिएबल में क्या आएगा, इस रिकॉर्ड का पहला एलिमेंट, और रिकॉर्ड का पहला एलिमेंट क्या है, फर्स्ट लाइन, समझ गए ना। ये देखो ये फर्स्ट एलिमेंट है कि नहीं है, ये कॉमा आ गया ना उसके बाद, तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया। फिर ये सेकंड, सॉरी सेकंड कहां से है, यहां से है, ये सेकंड एलिमेंट है मेरा लिस्ट का। फिर ये थर्ड एलिमेंट है, ठीक है समझ रहे हैं बात। तो इस तरीके से ये एक एक करके ऐसे करके रिकॉर्ड को मेरे को लाइन वेरिएबल में ये लूप देता रहेगा। और अब मुझे क्या करना है, मेरे को एक कंडीशन लगानी है कि इफ अगर लाइन का जीरो इंडेक्स पहला एलिमेंट, क्योंकि लाइन एक स्ट्रिंग है, पूरी लाइन को रीड कर लिया ना एलिमेंट को, एलिमेंट स्ट्रिंग फॉर्म में है, ये जो मेरा एलिमेंट है ये किसका डेटा टाइप क्या है, इस एलिमेंट का स्ट्रिंग टाइप है, देख रहे हैं ना कोट्स ये ओपन हुआ और ये कोट्स क्लोज हो गया, समझ में आ रही है ना बात, राशि क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग टाइप है। तो मैंने बोला कि इफ लाइन ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ, अगर ये एफ होता है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे उस लाइन को प्रिंट करना है, दैट्स इट, मैंने लिखा प्रिंट लाइन, ठीक है। और इसमें प्रिंट लाइन कर दिया, बस दैट्स इट, रन कर दो प्रोग्राम को। अच्छा वो एक बार ये एंड को ओवरराइड कर देते हैं, कॉमा एंड, देखो सिर्फ एफ वाली लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब यही ऐसे ही बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में ऐसे बोल देंगे कि उन लाइंस को प्रिंट करो जो एफ से, एक स्टोरी को कोई भी एक तुम्हें मतलब एक कंटेंट दे देंगे फाइल का, और बोला जाएगा कि कितनी लाइंस हैं जो एफ से शुरू हो रही हैं, उनकी काउंटिंग पूछ लेंगे या उनको प्रिंट करने के लिए बोल देंगे, ठीक है ना। या जो लाइन एफ से शुरू हो रही है उसमें कितने वर्ड्स हैं ये बात पूछ ली जाएगी, ठीक है। अच्छा अगर मैं कहता हूं एफ के साथ साथ पी वाली लाइन को भी प्रिंट करो तो और लगा देंगे, ठीक है। और अगर लाइन
ऑफ 0 किससे शुरू होती है, f से या p से। रन करते हैं तो देखो अब f और p दोनों वाली आ गई। गॉट इट? एनी डाउट? सर इसमें ऐसे नहीं होगा कि जो एफ वाली लाइन है वो एक साथ आए और जो मतलब पी से स्टार्ट हो रही है वो अलग से आए? नहीं, वो ऐसा नहीं हो पाएगा। हमने देखो करने के लिए फिर हमें अपना लॉजिक बढ़ाना पड़ जाएगा, क्योंकि देखो अभी तो आप ये बात समझो ना, ये एक समय पे पहला ये रिकॉर्ड रीड कर रहा है, इसमें देख रहा है ये एफ से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद ये वाली लाइन रीड कर रहा है, ये देखो एफ से शुरू हो रही है तो इसको प्रिंट कर दे रहा है, ये देखो ये वाली लाइन मिल रही है ना हमें, देखो ये आ गई। फिर इसके बाद ये वाली लाइन रीड कर रहा है, तो ये तो इसी ऑर्डर में रीड करता हुआ जाएगा ना, ठीक है ना। बट अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मेरे को पहले एफ एफ मिले फिर पी पी मिले, उसके लिए आप लॉजिक लगाओ। क्या लॉजिक लगेगा, ट्राई करना, फिर नेक्स्ट टाइम पे मैं बताऊंगा। समझ गए बात? हो जाएगा वो काम भी। चलो मैं इतनी हिंट दे देता हूं, हम उसको, जैसे मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे डायरेक्ट प्रिंट कर दे रहा हूं, यहां पे हम डायरेक्ट प्रिंट नहीं करेंगे, यहां पे मैं दो लिस्ट वेरिएबल लूंगा, एक लिस्ट वेरिएबल लूंगा एफ के लिए और एक लिस्ट वेरिएबल लूंगा पी के लिए। अगर पी वाली लाइन आ रही है तो उसको जो लिस्ट पी वाली ली है मैंने उसमें अपेंड करूंगा, मतलब मैं ऐसे वेरिएबल ले लूंगा, मैंने एक वेरिएबल ले लिया लिस्ट पी, ठीक है, ब्लैंक, और एक मैंने लिस्ट ले लिया एफ, ठीक है, इसको भी ब्लैंक ले लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसे कंडीशंस बना दूंगा, चलो लो देख ही लो अब तुम। एफ, अगर एफ आता है तो मैंने कहा लिस्ट, एक मिनट इसको ना सेव एज कर लेते हैं, एफ एंड पी, ठीक है, तो मैंने लिखा लिस्ट ऑफ एफ डॉट अपेंड, किसको अपेंड करना है, लाइन को अपेंड करना है, ठीक है। फिर मैंने यहां पे लिखा एल इफ अगर लाइन ऑफ 0 पी होती है तो फिर मैंने लिस्ट ऑफ पी में अपेंड कर दिया लाइन को, ठीक है। और इसको अपेंड करने के बाद लूप से बाहर आके हमने क्या किया, मैंने प्रिंट करा LST ऑफ F को, ठीक है, और फिर हमने प्रिंट किया LST ऑफ P को, ठीक है। अब देखो, अच्छा ये लिस्ट फॉर्म में कर रहा है, एक मिनट रुको। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से चाहते हैं तो आपको लूप लगाना पड़ेगा इंडिविजुअली, फॉर L इन LST F, ठीक है। मैंने जो मेरी लिस्ट आई है ये लिस्ट F, उस पर लूप चला दिया मैंने और ये प्रिंट कर दिया, इसमें ओवरराइट करना पड़ेगा आपको एंड, ठीक है, और फिर से एक और लूप लगाना पड़ेगा आपको, फॉर, इंडिविजुअली लगाने पड़ेंगे ना दोनों के लिए लूप, फॉर, क्योंकि अलग अलग प्रिंटिंग चाहते हैं हम, है ना। तो फॉर L इन LST P, और ये हमने प्रिंट कर दिया LST, सॉरी ये L को प्रिंट करेंगे यहाँ पे हम L, क्योंकि L में आ रही होगी ना लाइन, कॉमा एंड ब्लैंक। देखो पहले FF आ गए सारे और फिर PP आ गए। समझ गए बात? यस।